चलो गुड। अच्छा, सो शुरू में हम थोड़े से सिर्फ एग्जामिनेशंस की बात, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने जो क्वेरीज भेजी होती हैं कि उसका एग्जामिनेशन, उसका कुछ थोड़े से, बाकी नॉर्मली तो नो के ऑप्स का टिपिकल एग्जामिनेशन होता है। उसी तरह से गायनी का भी हमें कुछ आइडिया, उस पर अलग से भी बात कर लेंगे कि स्पेकुलम पे किस तरह कमेंट करना है और बाय मैनुअल पे किस तरह कमेंट करना है। लेकिन देर आर फ्यू केसेस जिसके एग्जामिनेशन नॉर्मल से हटके हैं, जैसे मैस एब्डोमेन का है, यूवी प्रोलैप्स का है, मल्टीपल प्रेगनेंसी का है। ठीक है, तो उस पे हम अलग से बात कर सकते हैं। अगर कोई खुद से वॉलंटियर कर ले तो आप एक एक करके बताते रहो। पहले यूवी प्रोलैप्स का बता दो एग्जामिनेशन को ही। आप एक्सप्लेन एग्जामिनर को कैसे करोगे और यस परफॉर्म भी कैसे करोगे, क्विकली। हम्म। मैम मैं कर देती हूँ। जी लो। मैम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू पेशेंट, टेक her introduction after history. I will do the general physical examination and systematic examination, para-abdominal examination for any mass and visceromegaly and ascites. After that, any scar. After that, I will go for the local examination. In the local examination, first of all, there is inspection to see the condition of the vulva and hair distribution and any atrophy or any mass. After that, I will ask the patient and open the with the left hand with index and thumb finger open the both apart the vulva and ask the patient to cuff so that I can see the stress incontinence and also to see the UV prolapse. अच्छा, ठीक है। After that, फिर after हम्म। after that, when the I see whether the prolapse is mm, came out or not. Otherwise, I will ask the patient position into. I ask her to position in the squid so that the prolapse can come out. And after that, I will do the prolapse examination. First of all, I will do inspection to see the position of the cervix, any ulcer, and if there is any discharge or bleeding. And if there is no any ulcer and cervix is prominent, then I will take the pap smear if it is due, and I will then do the palpation and but in the palpation I will feel the cervix and upper part of the fundus so that I can categorize the prolapse and uh, and also I will look for the cystocele and rectocele in the I will replace the prolapse ठीक and है। this, in the Sims position I will see the rectocele and also the cystocele. Examine with the speculum. ठीक है। अच्छा देखो, बात ये है कि जब एग्जामिनेशन की बात हुई, स्पेशली गायनी के अंदर, ऑप्स के अंदर तो हमारा कोई पोजीशन नहीं होती एग्जामिनेशन की, लेकिन जब भी किसी भी सर्जरी की हम बात करते हैं या हम किसी भी एग्जामिनेशन की बात गायनी में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं। एक आपका एक्सपोजर और दूसरा आपका पोजीशन ऑफ द पेशेंट, कि आपने किस पोजीशन जी में मैम। एग्जामिन किया है। ठीक है, इज इट डोर्सल अथॉटमी, इज इट ट्रेंडल और व्हाटएवर, इज इट लाइक लेफ्ट लैटरल और मॉडिफाइड सिम्स, और व्हाट पोजीशन जिसमें आप कर रहे हो एग्जामिन। तो सबसे पहले तो, अगर इफ यू आर एग्जामिनिंग इन फ्रंट ऑफ ऑफ द एग्जामिनर, जो कि पेशेंट अगर वहां पर होगा, तो आप फिर तो आप की वो परफॉर्मेंस देखेंगे। परफॉर्मेंस के अंदर यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर, जो कि आपके बताने से ही मुझे पता चल रहा था कि आपको क्लैरिटी नहीं थी कि आपने किस पोजीशन से स्टार्ट किया और उसको क्या क्या पोजीशन चेंज कराई, बिकॉज इसमें सारा कंफर्ट ऑफ द पेशेंट और साथ में उसका और जितना मैक्सिमम कंफर्ट ऑफ द एग्जामिनर एज वेल, यानी जो आप एग्जामिन कर रहे हो, आपका अपना कंफर्ट और पेशेंट का कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ताकि आप मैक्सिमम उसमें से फाइंडिंग पे कर सको। सो टू बिगिन विद क्विकली, मैं आपको 2 मिनट्स में बताती हूँ कि हाउ यू गोइंग टू परफॉर्म द एग्जामिनेशन ऑफ यूवी प्रोलैप्स। अगर पेशेंट वहां पर है तो डेफिनेटली इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन में एग्जामिन करना शुरू करो, जिसमें कि उसकी जो अपर लेग है, विच इज द राइट लेग, वो उसके थाई एब्डोमेन के साथ जाकर लगा, और जो लेफ्ट लेग है, विच इज द लोअर लेग, इट शुड बी स्ट्रेट, राइट, एक्सटेंडेड हो लेफ्ट लेग। और उसके बाद आपने उसको पहले तो कफ करानी है, ताकि वो उसका मैस बाहर हो। अगर तो मैस पहले ही बाहर है तो यू एग्जामिन द सर्विक्स एंड टेक द पेप स्मेयर। इफ अगर बाहर नहीं है तो उसे आप कफ करा के बाहर निकाल लोगे।
और अगर वो नहीं आ रहा तो लेफ्ट लैटरल या मॉडिफाइड सिम्स पोजीशन से फायदा ही हो जाएगा कि आप उसको सिम्स पेकुलम डाल के टेनेकुलम से पकड़ के बाहर ला सकते हो प्रोलैप्स को। अगर वो डोर्सल लिथोटमी में स्टार्ट करो तो ये वाला चीज आप नहीं कर सकते, यानी कि आप सिम्स डाल के टेनेकुलम डाल के प्रोलैप्स को बाहर नहीं निकाल सकते। सो लेफ्ट लैटरल और मॉडिफाइड सिम्स पोजीशन में पेशेंट, उसके बाद आपने उसका उसका बाहर एग्जामिन किया सर्विक्स, पैप्समेर लिया, उसके बाद आप पेशेंट स्टार्ट हुई जिसमें आप उसको रिड्यूस करोगे जेल लगा के उसके मैस को, और फिर उसके आप लेफ्ट लैटरल पोजीशन में ही आप उसको एंटीरियर वॉल प्रोलैप्स और पोस्टीरियर वॉल प्रोलैप्स देखोगे। डोंट कॉल इट डायरेक्टली सिस्टोसील और रेक्टोसील, बिकॉज डायग्नोसिस आप बिफोर एग्जामिनेशन तो नहीं ना बोल लोगे कि मैं सिस्टोसील और रेक्टोसील, आप एंटीरियर वॉल प्रोलैप्स और posterior wall prolapse बोलो, because maybe it's not rectocele, it may be enterocele or something, right? So आप उसको लेफ्ट लैटरल टू बिगिन विद अगेन, लेफ्ट लैटरल में और मॉडिफाइड सिम्स में, उसके बाद आपने उसका पैप्समेर लिया सर्विक्स एग्जामिन करके, उसको रिड्यूस किया मैस को, उसके बाद आपने उसके सिम्स पेकुलम पोस्टीरियर वॉल में रखा और एंटीरियर वॉल में स्पंज होल्डिंग रखा, या जो भी टंग डिप्रेसेंट होता है उसको भी रख सकते हैं, या सिम्स पेकुलम, एंड देन यू आस्क पेशेंट टू कफ। और साथ साथ आपने अपने दोनों इंस्ट्रूमेंट्स एक्सट्रैक्ट आउट करते जाना है। जब वो कफ करेंगी तो अगर तो आपने अपने स्पंज होल्डिंग के टिप पे बल्ज को देखना है कि किस टाइम पे वो बल्ज है, एंड देन यू विल चेक फॉर द एंटीरियर वॉल प्रोलैप्स। और आपने सिम स्पेकुलम की बल्ज में पोस्टीरियर वॉल प्रोलैप्स को देखना है। ये करने के बाद आप पेशेंट को डॉर्सल लिथोटमी में लेटा दोगे, या फिर नॉट लिथोटमी, डॉर्सल पोजीशन में लेटा दोगे। उसके बाद आपने उसका जब आपने लिटाना है, सबसे पहले आपने कफ इम्पल्स देखनी है, राइट? ये मैं परफॉर्मेंस बता रही हूँ वहां पे पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करने के लिए। कफ इम्पल्स से ऑफ कोर्स पहले आपने ब्लैडर एम्प्टी का पूछ लिया, कफ इम्पल्स चेक की। उसके बाद एक टेस्ट होता है, इफ यू आर एबल टू परफॉर्म इट इन एग्जाम, होता वो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए है, जैसे कि हम कफ इम्पल्स भी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए करते हैं क्योंकि ब्लैडर फुल नहीं होता पेशेंट का। इसी तरह एक बोनीस टेस्ट होता है जिसमें आप थोड़ा सा स्लाइटली एंटीरियर नेक ऑफ ब्लैडर को एंटीरियरली पुश करते हो, एंड देन यू आस्क फॉर द कफ अगेन। इनिशियली अगर कफ रिफ्लेक्स में कफ रिफ्लेक्स में उसका अगर यूरिन निकलता है, तो जब आप एंटीरियर ली पुश करते हो नेक ऑफ ब्लैडर को, तो वो जो यूरिन कफ के साथ निकला था वो अब कफ के साथ नहीं निकलता, which means के prolapse is the cause for stress urinary incontinence, right? So this is called the Boney's test. However, इसकी इतनी सेंसिटिविटी भी नहीं है, एंड देन अगेन इसको आप एग्जाम में सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए कर सकते हो कि एंटीरियरली आप फिंगर रख के उसकी नेक ऑफ ब्लैडर को थोड़ा सा पुश करोगे और उससे कफ का दोबारा पूछोगे। और उसके बाद बिकॉज आपने मैस को रिड्यूस किया है, तो आपने साथ ही उसका बायमैनुअल कर लेना। तो डिग्री ऑफ प्रोलैप्स आपने किस वक्त देखी? जब शुरू में आपने पेप्समेर किया था और आपने पेल्पेट किया था, मैस जब बाहर निकला हुआ था, उसी टाइम पे आपने डिग्री ऑफ प्रोलैप्स देख ली थी। यानी कि प्रोलैप्स को सिर्फ एक दफा ही बाहर निकाला जब वो लेफ्ट लैटरल पोजीशन में थी पेशेंट। उसमें फिर से मैं रिपीट करती हूँ, सबसे पहले आपने प्रोलैप्स इज ऑलरेडी लाइंग आउटसाइड, तो आपने उसका सर्विक्स को एग्जामिन किया, आपने उसका पैप स्मेयर लिया, उसके बाद डिग्री ऑफ प्रोलैप्स देखी, फिर जेल लगा के पैप मैस को रिड्यूस किया इनटू द वजाइना। हेलो, लेट मी म्यूट एवरीवन। उसके बाद आपने जब उसको रिड्यूस कर दिया, तो फिर आपने उसका इंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल प्रोलैप्स देखा सिम स्पेकुलम से और स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स से कफ कराते हुए। फिर आपने पेशेंट को डॉर्सल पोजीशन में किया, सबसे पहले कफ रिफ्लेक्स देखा, उसके बाद आपने उसका बोनीस टेस्ट किया, और उसके बाद बायमैनुअल किया। बायमैनुअल के अंदर डेफिनेटली आप यूट्रस का, obviously if it's a case of prolapse then uterus has to be retroverted, and then mobile size of uterus and smooth surface, और उसके बाद आपने नॉन टेंडर, फिर आपने बोथ फॉर्नेसेस पे कमेंट किया, और फिर फिंगर जब एक्सट्रैक्ट आउट हुई तो you'll check for any discharge or blood which may be staining the fingers। ठीक है? सो ये आपका है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द एग्जामिनेशन ऑफ ईबी प्रोलैप्स। इसमें आप अगर लैटरल पोजीशन में पेशेंट को स्टार्ट करो तो उसमें आसानी ये होती है कि इफ एक्सट्रैक्ट इज नॉट लाइंग, इफ द mass is not lying already lying outside the vagina, then it's easier to bring it out with the help of teneculum, because dorsal position में आप उसको नहीं एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते। सो जब भी एग्जामिनेशन की बात हो या किसी सर्जिकल पोजिशन प्रोसीजर की भी बात या कुछ भी हो, वी टॉक अबाउट पोजिशन ऑफ द पेशेंट ऑल्सो, वी जस्ट, हम ऐसे ही नहीं बस शुरू कर देते, राइट? सो अगर तो पेशेंट वहां पर है तो फिर तो ऑब्वियसली यूड बी परफॉर्मिंग इट ऑन द पेशेंट, तो आपकी पोजिशन और वो सारा नजर आ रहा होगा।
बट अगर पेशेंट नहीं है और आप सिर्फ बता रहे हो तो उसके अंदर आपने पोजीशन साथ साथ बतानी है कि किस पोजीशन में आप क्या देख रहे हो पेशेंट का, ठीक है। और हाउ आर यू, अब इसको क्विकली कोई जल्दी से एक्सप्लेन करे कि आपने इसकी फाइंडिंग्स एक्सप्लेन कैसे करनी है एग्जामिनर को। मैं स्लो इसलिए नहीं बता रही, किसी ने क्या स्लो बोले, क्योंकि हमने जरा ज्यादा थोड़े से टॉपिक्स कवर करने हैं, और सेकेंडली ये सारा कुछ रिकॉर्डिंग में अवेलेबल होगा, सो आप बार बार रिपीट करके देख सकोगे, राइट। और मैं चाह रही हूँ कि ज्यादा जरा आज छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट ज्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं, बिकॉज एग्जाम अब बस 2 वीक्स के बाद ही है ना, तो आई वांटेड के ज्यादा क्विकली अगर कोई वॉलंटियर कर ले कि ये तो हमने किया परफॉर्मेंस ऑन द पेशेंट, राइट। अब इसी को एक्सप्लेन करो पेशेंट एग्जामिनर को दैट यू हैव एग्जामिन्ड द पेशेंट। आप फाइंडिंग्स कैसे बताओगे यूवी प्रोलैप्स की? आप यास्मीन आप ही कर दो, यू डिड वेल एक्चुअली। Well, आपका प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि आपको पोजीशन और थोड़ा सा, एंड यू हैव टू बी वेरी क्विक, बिकॉज 10 मिनट में आपने पूरा का पूरा केस करना है। वो सिर्फ एग्जामिनेशन का स्टेशन, बहुत कम चांस है, आईएमएम में हो सकता है कि सिर्फ एग्जामिनेशन का स्टेशन है, बट पार्ट 2 के अंदर तो एग्जामिनेशन विल बी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट स्टेशन। बट वही बात है कि उसमें मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। चलो अब आप बताओ यास्मीन, इसको अब आप एग्जामिनर को कैसे बताओ? मैम माय पेशेंट पोस्ट मेनोपाजल सिंस मतलब ऐसे ही सिनेरियो इज आप माइंड। सिर्फ एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स बताओ कि ऑन इंस्पेक्शन सिर्फ लोकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग। ठीक है मैम। मैम ऑन द लोकल एग्जामिनेशन इन द सिम्स पोजीशन देयर वाज cervix was outside on the cuff impulse, and the pap smear taken. There is no any ulcer or discharge or bleeding on the anterior, on the posterior, on Sims examination on the posterior side. There is a rectocele 2 plus, and on the anterior examination there is a cystocele 1 plus. Then on the dorsal lithotomy position, cuff impulse is positive for the stress urinary incontinence, and with the bony test, the cuff stress is not demonstrable. After that, on the uterus is replaced, and सिर्फ फाइंडिंग्स बोलनी होती है ना, आप बात ठीक कर रहे हो वही, लेकिन इतना टाइम नहीं होगा। वही बात है कि ये वो 1 घंटे वाला एग्जाम तो फिर है नहीं, ये हम दस सिर्फ मिनट का। सर्वाइकल यू हैव देखते टू बी हैं। वेरी वेरी फोकस्ड, बट एट द सेम टाइम हर चीज भी बतानी है, राइट। मतलब यू कैन नॉट बी शॉर्ट, बट आपने फोकस्ड भी रहना है और आपने हर चीज भी बोलनी है। सो इसके जी अंदर जब आप फाइंडिंग्स बताओगे यूवी प्रोलैप्स की क्विकली किस एग्जामिनर को, तो उसके अंदर कहोगे कि ऑन इंस्पेक्शन देयर इज अ mass lying outside vagina which seems to be uterovaginal prolapse because cervix is seen lying outside vagina, ठीक है। क्योंकि ये डेफिनेशन है प्रोलैप्स की कि फिजिकल एग्जामिनेशन में 100% इट्स डायग्नोस्टिक व्हेन cervix is lying outside vagina, then it is definitely a case of uterovaginal prolapse, right। सो आपने फिर आपने बोलना है कि ऑन इंस्पेक्शन वल्वा इज नॉर्मल लुकिंग हेल्दी, ये वो, एंड मास लाइंग आउटसाइड वजाइना। फिर आपने सर्विक्स पे कमेंट कर लेना है कि सर्विक्स इज नॉर्मल लुकिंग विद नो अल्सर और डिस्चार्ज पैप्स में टेकन। फिर आपने बाय मैनुअल पे या पैल्पेशन पे कमेंट करना है कि इट्स अ सेकंड डिग्री प्रोलैप्स। 90% चांस होता है कि एग्जाम में सेकंड डिग्री प्रोलैप्स है। अगर फॉर एग्जांपल आप भूल गए हो डिग्री देखना, तो आप खुद से भी सेकंड डिग्री बोल सकते हो, इट्स अ टिप। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंशिया को ढूंढकर एग्जाम में लाना बहुत मुश्किल बात है, देन अगेन इट्स अ रेयर थिंग टू हैपन। फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स के पेशेंट्स मोस्टली प्रेजेंट ही नहीं करते, तो मोर देन 90% तो यही चांस होता है, बल्कि 99% चांस है कि एग्जाम में सेकंड डिग्री प्रोलैप्स ही आता है। सो आप कह दोगे कि ऑन बायमैनुअल इट्स अ सेकंड डिग्री यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स विद माइल्ड या मॉडरेट सिस्टोसील एंड रेक्टोसील। +1 +2 की कोई कैटेगराइजेशन की हमारे पास कोई उस तरह से गाइडलाइन है नहीं कि हम सिस्टोसील, तो वो एक अलग डिस्कशन पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, विद मॉडरेट सिस्टोसील एंड रेक्टोसील। और फिर उसके बाद आप कहोगे कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वाज नॉट डेमोंस्ट्रेबल बिकॉज ब्लैडर वाज एम्प्टी, and on bimanual examination, uterus was retroverted, 8 week size, mobile, smooth surface, non-tender, fornices were there, and there was no discharge or blood on my fingers when taken out. ठीक है। So ये आपने क्विकली बात की, लेकिन I don't think you have missed anything. You to start off, you said that why is it a case of uterovaginal prolapse, ताकि इधर उधर की डिस्कशन ही खत्म हो, डायग्नोसिस आपने उनको साफ बता दिया क्यों, because cervix is seen lying outside vagina. And then on inspection vulva is normal looking, etc etc। फिर cervix पे comment inspection पे, फिर आपने उसका pap smear किया, उसके बाद आपने उसके डिग्री ऑफ प्रोलैप्स और माइल्ड या मॉडरेट सिस्टोसील एंड रेक्टोसील पे कमेंट किया।
उसके बाद आपने उसका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वाज नॉट डेमोंस्ट्रेबल एज ब्लैडर वाज एम्प्टी, फिर बोनीस टेस्ट पे तो कमेंट करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और फिर उसके बाद आपने बोनीस टेस्ट पे तो तब कमेंट होएगा अगर आपको कफ के साथ यूरिन का इनकॉन्टिनेंस मिल जाती है। जी मरियम जी ने क्या क्वेश्चन करना है? जी मरियम। मैडम समटाइम पेशेंट्स हमें ये कह रहे होते हैं, मैडम आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। मैडम समटाइम पेशेंट इज कंप्लेनिंग समथिंग कमिंग आउट, तो फिर जब हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो एग्जामिनेशन पे कुछ भी नहीं होता, बट व्हेन वी आस्क टू वैसे पेशेंट हाँ। टू कफ, कफ करने के साथ वो यूट्रस जो है वो इंट्राइटिस तक आता है या थोड़ा सा बाहर से आता है, तो उसको हम फर्स्ट डिग्री कहें या सेकंड डिग्री कहें? क्योंकि विदाउट कफ इट वाज फर्स्ट एंड विद कफ इट वाज सेकंड, तो हम एग्जामिनर को फर्स्ट बताएंगे या सेकंड? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, एक तो बात ये है कि डेफिनेशन स्पेसिफिक है, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री की और इवन पॉप क्यू से भी। सो द थिंग इज कि अगर आपको लगता है बिकॉज कई दफा वार्ड के अंदर पेशेंट की पैकिंग हो रही होती है या कुछ और ऐसा, और वो बाकी उसका प्रोलैप्स बाहर नहीं आया होता, तो पहले तो आपने उससे एक दो बार सवाल कर लेना है कि वाकई इसको प्रोलैप्स है कि नहीं। तो आपने कहना है कि अच्छा समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाना, फिर आपने कहना है कि कफ से निकलता है या हर वक्त होता है या चलने से निकलता है। फिर आपने साथ ही एक्सपोजर से पहले हम बात कर रहे हैं, फिर आपने पूछना है कि कितने साइज का बाहर आता है। अगर आपको लगता है कि वो कहती है कि बिल्कुल थोड़ा सा आता है या बिल्कुल इंट्रोइटस के लेवल तक आता है, फिर तो और बात है। बट इफ शी सेज द होल ऑफ इट कम्स आउट, मोस्टली सेकंड डिग्री को भी वो डर के मारे यही कह रहे होते हैं कि मे बी द होल ऑफ इट इज कमिंग आउट और इट्स अ बिग मैस विच इज कमिंग आउट। तो जब आप एग्जामिन करते हो बिकॉज ऑफ पैकिंग और एनीथिंग उसका मैस अंदर ही होता है, वो बाहर नहीं होता। उस इसी के लिए तो मैंने कहा है कि सिम्स पोजिशन में जब हम करेंगे तो उसमें एक कन्वीनियंस ये है कि सिम स्पेकुलम डाल के टेनेकुलम से एंटीरियर वॉल ऑफ एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को पकड़ के थोड़ा सा पुल करके बाहर ला सकते हैं। और उससे आपको ऑब्वियसली उस पुल से ही वो पूरा बाहर आ जाएगा। अगर सिर्फ कफ से आपने जब ट्राई किया, बिकॉज पहले तो कफ ही कराएंगे ना, कफ से ट्राई किया और वेंट्रोइटिस तक आता है, लेकिन पेशेंट बड़ी स्पेसिफिक हिस्ट्री देती है कि द होल ऑफ इट कम्स आउट, तो फिर आप एंटीरियर लिप पकड़ के हल्का सा पुल करके ट्राई कर सकते हो, सो दैट यू शुड नो द करेक्ट डिग्री ऑफ द प्रोलैप्स। बिकॉज इंट्रोइटिस तक तो इट इज फर्स्ट डिग्री, बिलो इंट्रोइटिस इट सेकंड डिग्री, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा। सो आपने उसको उसी तरीके से आपने जैसे पॉप क्यू में भी है मेजरमेंट्स और जैसे अदरवाइज भी, सो वी नीड टू नो कि उसका कितने सेंटीमीटर बिलो द इंट्रोइटिस आ रहा है, तो आप उसको सेकंड डिग्री कह दोगे। तो बहुत कुछ तो हिस्ट्री से ही पता चल जाएगा। अगेन बार बार इट्स वेरी वेरी रेयर कि फर्स्ट डिग्री का केस एग्जाम में है, क्योंकि फर्स्ट डिग्री वाली खवातीन तो वो हॉस्पिटल आती भी नहीं है, बिकॉज उनको नहीं एग्जैक्ट अपना कोई प्रॉब्लम लग रहा होता या टाइम्स पता ही नहीं होता जब तक के प्रोलैप्स बाहर ना आ जाए। सो सेकेंड डिग्री इज easier to find, it's more common and it's easier to bring to the exam as well. Prosidentia, the whole of it coming out is a rare case, and mostly वो वाले cases exam में, because again prosidentia और वो सब, so second degree is something which is probably which will probably will be there in the exam, और उसी पे expect किया जाता है कि एक दफा आपको assess भी कर लिया जाए। However, yes, उसमें आपने चेक जरूर करनी होती है डिग्री, लेकिन अगर कभी भूल गए डिग्री का बताना तो सेकंड डिग्री भी भूल सकते हो। ठीक है, किसी और ने हाथ खड़ा किया था, मैंने पूछ लेंगे जिन्होंने पूछा। ठीक है, तो मैम इसमें आप हिस्ट्री के मुताबिक सॉरी उसको थोड़ा सा पुल आउट कर सकते हो, लेकिन पेशेंट के साथ इतनी ज्यादा आपने अच्छी तरीके से रिलेशन बना लिया हो कि शी अलाउज यू टू अप्लाई टेनेकुलम इन एग्जाम। बिकॉज टेनेकुलम के अप्लाई करते हैं ऐसा ना हो कि वो छलांग मार के आसमान तक पहुंच जाए, वो फिर एक बहुत ही एम्बेरसिंग सिचुएशन हो जाती है, और उसके बाद फिर कैंडिडेट के हाथ से चीजें गिरना शुरू हो जाती हैं और वो बहुत परेशान कुन माहौल बन जाता है। तो आपने अच्छी तरह उसे बताया हो और उसे बता के किस तरह मैं आपको करने लगी हूँ एग्जाम में, बिकॉज टेनेकुलम से हम तो कॉपर्टी रखते हैं पूरी पूरी ओपीडी में, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप पेशेंट को मेंटली अच्छी तरह बताओ और उसे कहो कि चुटकी जैसी पेन भी होएगी और मैं आपको एग्जामिन करने लगी हूँ जो आपके लिए इतना फायदा ये वो, और अच्छी आपने उसके साथ एक एक बना लिया रेपो, तो पेशेंट बिल्कुल चीख नहीं मारती है और बड़े आराम से एग्जामिनेशन हो जाता है। जी नायला, फिर डॉक्टर यास्मीन का क्वेश्चन। जी अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैंने ये पूछना था कि ये डमीज हाँ पे जी। करवा सकते हैं थर्ड एंड फोर्थ डिग्री? यार मैंने सुना है कि क्योंकि सीपीएसपी वो के पास जी जी। उन्होंने इस दफा बहुत हाईफाई किस्म की डमीज ले ली हैं, मंगवाई हैं बाहर से, और वो बेनता हाईफाई की हैं जिनको फ्रिज में रखना पड़ता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो जो प्रॉपर वाली होती हैं दो हर सेंटर के लिए। ये मुझे एग्जामिनर ही जो कंट्रोलर एग्जामिनर वाले उस तरह से बताया था, बट आई डोंट नो इफ दे आर गोइंग टू यूज इट फॉर नाउ।
बिकॉज डेफिनेटली वो ये करेंगे तो जरूर, क्योंकि एग्जामिनेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर असेसमेंट। उसके बगैर एग्जाम हो नहीं सकता फिजिकल, या तो पेशेंट होगा या प्रॉपर वाली डमीज भी हो सकती है। मैम वो डॉक्टर तैयब वर्कशॉप में कह रहे थे कि इस दफा क्या? आएंगी ना। हाँ, मैं यही मैंने तो कह रही कहा। हूँ, मैं आई हर्ड के बहुत हाई स्टैंडर्ड डमीज उन्होंने 2 हर सेंटर के लिए परचेज किए। तो मैम एंड तो दे आर ये मेंटेनिंग इट प्रोलैप्स वेल फिर, आल्सो। जी प्रोलैप्स फिर मतलब आ सकता है व्हाई इस नॉट? एग्जामिनेशन। देखो, जी प्रोलैप्स वैसा ही है जैसा अनीमिया है, या जैसा फाइब्रोइड है, या जैसा वेरियन सिस्ट है, बिकॉज इट इज समथिंग जो कि आपको ना सिर्फ एग्जाम में, जिंदगी में भी बार बार आपको इससे इनकाउंटर होगा। जी जी तो उसके बगैर तो एग्जाम नामुकम्मल है। ठीक है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सर्विक्स प्रोलैप्स आ रहा होता है और उसमें फंडस का अपर पार्ट फील नहीं हो रहा, तो उसको हम सर्वाइकल डिसेंट कहेंगे या यूवी प्रोलैप्स ही कहेंगे? हाँ, उसमें elongated सर्विक्स होता है, या सर्वाइकल इलोंगेटेड। डिसेंट भी elongated ही एक्चुअली होता है। उसमें आप सर्विक्स की लेंथ अपनी फिंगर से मेजर भी कर सकते हो। इफ इट इज डेफिनेटली मोर देन, आपको 3 सेंटीमीटर से ज्यादा लग रही है, तो elongated सर्विक्स होता है, जिसमें वेल सपोर्टेड यूट्रस होता है, बट इट्स ओनली सर्विक्स विच इज कमिंग आउट। तो वो तो फिर केस जो है वो सर्वाइकल डिसेंट elongated कहेंगे। सर्विक्स का होता है। और उसमें ट्रांस वेजाइन जो टोटल वेजाइनल लेंथ है वो नॉर्मल होगी सर्वाइकल हाँ, डिसेंट। वजाइनल लेंथ तो हर एक में नॉर्मल होगी, वजाइनल लेंथ तो छोटी नहीं होती ना किसी में। मैम फिर इसको हम सर्वाइकल डिसेंट ही कहेंगे, यूवी प्रोलैप्स नहीं कहेंगे? नहीं, वो सर्वाइकल elongated cervix होगा एंड cervical descent ड्यू टू जी elongation मैम। of मैम cervix। वॉल्ट प्रोलैप्स में जो है, इस यूवी प्रोलैप्स के डिफरेंस जो है वो थोड़ा बता दें कि कैसे एग्जामिनेशन पे हाँ, हम वॉल्ट देखें। प्रोलैप्स इज अगेन, एक्चुअली वॉल्ट प्रोलैप्स से लोग डर जाते हैं, हालांकि वॉल्ट प्रोलैप्स वही है जो यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स है। हाँ, वॉल्ट प्रोलैप्स में इंटेरोसील होगी, बिकॉज वॉल्ट क्या है? वॉल्ट है रूफ ऑफ द वजाइना। वॉल्ट इज एक्चुअली द एपेक्स ऑफ द वजाइना ना, सबसे ऊपर वाली जगह। वो जब नीचे आएगी तो वो अपने साथ स्मॉल इंटेरोसील, क्या है? इंटेरोसील इज द प्रोलैप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन वजाइना। रेक्टोसील है प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन इन द वजाइना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी इंटेरोसील तो ऊपर, जब ऊपर छत से आएगी ना, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन ऊपर है, लार्ज इंटेस्टाइन नीचे है, तो लार्ज इंटेस्टाइन नीचे से आएगी तो रेक्टोसील इज ऑन द लोअर लेवल। जब छत नीचे डिसेंड करेगी तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन को लेके आएगी। सो वॉल्ट इज एक्चुअली द छत। सो व्हेन देयर इज वॉल्ट प्रोलैप्स इट्स कॉजिंग द इंटेरोसील आल्सो। तो उसके अंदर फिर डेफिनेटली इंटेरोसील पॉजिटिव होता है वॉल्ट प्रोलैप्स में। अदर देन दैट वॉल्ट प्रोलैप्स एग्जैक्टली व्हाट यूवी प्रोलैप्स इज, except we don't have a uterus in this। उसमें फिर walt is coming out of the vagina। we can see walt patient की history होती है hysterectomy की, and she says that there's something coming out of vagina। और जब आप एग्जामिन करते हैं तो ये seeing walt lying outside vagina, और फिर आप उसी तरह फिर walt के prolapse को लेके चलते हो। मैम फिर एग्जामिनेशन अगर के वो स्टेप्स वही हैं जो यूवी prolapse के हैं। सॉरी जी। मैम फिर वो पेप्सिमेर के लिए मतलब पैप कैंडिडेट स्मेयर होती है नहीं तो होगा, हम ले फिर वो लेंगे? वॉल्ट स्मेयर होगा। जी मैम, वॉल्ट स्मेयर ले लेंगे। ठीक है मैम, थैंक ठीक यू। है। वॉल्ट स्मेयर की मैनेजमेंट भी तकरीबन वही है जो यूवी prolapse के। ठीक है। सो आई थिंक कि थोड़ा सा यूवी प्रोलैप्स का एग्जामिनेशन समझ में आ गया। जी मैम। मैम नेक्स्ट गुड। आपके पास ऐसी कोई आगे नेक्स्ट की? हम करते हैं ट्विन प्रेगनेंसी की, मल्टीपल प्रेगनेंसी का सिर्फ एग्जामिनेशन लोकल। बताएं। क्योंकि ऑप्स का एग्जामिनेशन पता है हम सबको, जो बेस लाइन है वो हम आईएमएम से भी करते आ रहे हैं, वी ऑल नो कि आपने इंस्पेक्शन करनी है, स्कार मार्क पे कमेंट करना है, लीनिया पे कमेंट करना है, वो हर चीज पे। उसके अलावा आपने उसका जो है फिर पैल्पेशन करनी है, सुपरफिशियल और डीप। फिर आपने फंडल हाइट देखनी है, आपने उसका लाई देखना है, प्रेजेंटिंग पार्ट देखना है, लाइकर देखना है, एस्टिमेटेड बेबी वेट देखना है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस देखनी है। अगर स्कार है तो स्कार टेंडरनेस भी देख लो, फिर हेड 5/5 है या नहीं, और इंटरफीटल हार्ट रेट पे कमेंट कर देना। लेकिन ट्विन का आप बताएं, कौन बताएगा? मैम ट्विन में भी स्टार्टिंग फ्रॉम द इंस्पेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल फिर आई आप विल। बता दो, अगर किसी और ने वॉलंटियर करना है तो कोई और कर ले, हर जी एक मैम। कर ले तो बेहतर है। यास्मीन ने तो भी यूवी प्रलैप, शी वाज गुड, बट यू नीड टू बी फास्ट। आप स्लो इसलिए थे क्योंकि फोकस्ड नहीं थे, आप बहुत डिटेल्स बोल रहे थे। जी आपने मैम। जब एक दफा एग्जामिनेशन करके दिखा दिया या ये स्टेप्स बता दिए, तो जब आप फाइंडिंग्स बता रहे हो तो फिर आपको स्टेप्स बताने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ फाइंडिंग्स बताओ। ठीक है। अच्छा चलो जी, किसने और करना है? सिद्रा ने। हाँ जी। ट्विन का एग्जामिनेशन मैंने वैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी पे भी लेक्चर वगैरह तो वैसे मेरे सारा है यूट्यूब पे। अच्छा, ट्विन का बताएं।
कोई नहीं बताएगा तो फिर यास्मीन ही ट्राई कर लें। चलो ठीक है, डॉक्टर ठीक है यास्मीन मैम। आप ही कर लो ट्राई। जी जी मैम। Ma'am, first of all, I will, after general physical examination, on the OPS examination, first of all, there is inspection, scar mark, and linea alba, any scratch marks or stretch marks on the abdomen, and then the palpation, no, fetal movements, sorry, inspection पे fetal movements, and then palpation. On the palpation, first of all, I will measure the height of symphysiofundal height, and any tenderness, uterine contraction, and scar tenderness, and lie of the baby, and after that fetal parts, back, where is the back, and if the height of fundus is large, then I will try to rule out that there is multiple pregnancy, or there is a macrosomic baby, and amount of liquor, weight of the baby, lie of the first twin, and fetal heart sounds. There should be, I will palpate in auscultate the fetal heart sounds, and to differentiate between both, there should be at least 10 fetal heart 10 beats per minute difference between both, and I will correlate with the maternal pulse. फाइन, नॉट बैड, ये बेहतर था। और किसी ने कुछ ट्राई करना है? इसको मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करूंगी। मैडम मैं ट्राई करूँ पर Madam, जी एब्डोमेन। मरियम। जी Madam, on per abdomen, after doing general physical examination and relevant systemic examination, I will do per abdomen. On inspection, I will be looking for central umbilicus, stria gravidarum, any scar mark or visible fetal movement, and symmetry of the abdomen. And on palpation, I will do first superficial palpation, and then on deep palpation, I will be looking for some physiofundal height and multiple fetal part felt or not, and fetal heart rate at two different sites, and clinically amount of liquor, and then presentation of the leading twin. वेरी गुड। आपका भी ठीक था, लेकिन थोड़ा सा इसको और सिस्टमेटिक बनाओ। जब भी हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वी स्टार्ट विद इंस्पेक्शन, देन वी डू पैल्पेशन, ऑफ कोर्स देयर इज नो परकशन एंड ऑब्स्टेट्रिक्स नॉर्मली, लेकिन ऑस्कल्टेशन में फीटल हार्ट रेट, सो व्हेन वी, तो फीटल हार्ट रेट शुड बी द लास्ट स्टेप। जब हम बोले वी स्टार्ट विद इंस्पेक्शन, वो आपने भी किया, यास्मीन ने भी, हर चीज उसी तरह एलैबोरेट करके बोलना है, लीनिया, स्ट्राया, हर चीज। उसके बाद जब आपने पैल्पेशन की, स्टार्टेड विद द फंडल हाइट, उसमें यास्मीन आप फीटल पोल्स पे कमेंट कर दो कि 2 पोल्स या 3 पोल्स या मल्टीपल फीटल पोल्स वर फाउंड, वन ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड, थोड़ा सा पोल्स पे, और प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग ट्विन, ठीक है। फीटल बॉडी पार्ट्स, या फिर क्योंकि आप सेकेंड ट्विन की प्रेजेंटेशन पे कमेंट नहीं कर सकते, एग्जामिनेशन पे आप मल्टीपल फीटल पार्ट्स पे इसलिए कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज आपको नहीं पता कि कौन से वाले फीटस की बैक है और किसके फीटल पार्ट्स हैं। तो आप ये भी नहीं देख सकते कि हाँ, जब आप ये सारा करके, बिकॉज ट्विन में ज्यादा चांस होता है पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन का, तो आपने उस पे पैल्पेबल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पे भी कमेंट कर दिया वो सर। उसके बाद आपने उसका जब फीटल हार्ट पे कमेंट करना है, तो जैसे मरियम ने कहा कि ऑपोजिट टू ईच अदर मिलेंगे, दो डिफरेंट साइड्स पे, अगर एक राइट साइड पे मिल रहा है एक लेफ्ट साइड पे, तो दो ऑपोजिट साइड पे मिलेंगे, और 10 बीट्स पर मिनट का डिफरेंस होते हैं दोनों। तो जो कि बेसिकली ये ट्विन की एक तरह से कह लो कि डेफिनेशन है कि फीटल हार्ट आपको बिल्कुल ऑपोजिट, अगर एक राइट लोअर कॉर्नर पे मिल रहा है तो दूसरा लेफ्ट अपर कॉर्नर पे मिलेगा, और एक के अगर 140 है तो एक के 150 होंगे बीट्स पर मिनट। तो इस तरीके से आप उसका एग्जामिनेशन की, तो एंड पे फीटल हार्ट बोलो, फीटल हार्ट बोलने के बाद आप प्रेजेंटिंग पार्ट पे कमेंट नहीं कर सकते। आपका इट शुड बी सिस्टमैटिक वे, बाकी तो बिल्कुल ठीक था। ठीक है, जी मैम। मैम नेक्स्ट फिर डाउन सिंड्रोम। चलो डाउन सिंड्रोम पे बात कर लेते हैं। मैस एब्डोमेन की, डाउन सिंड्रोम का क्या था आपका स्टेशन? मैम मेरे डे पे नहीं था, पता नहीं किसके कोई डे और पे। बता दे। बहुत सारे लोग उससे क्यों परेशान है? मैडम वो डाउन सिंड्रोम के साथ एक मदर आई थी, एंड शी वांटेड टू हैव हिस्टेरेक्टमी ऑफ दैट बिकॉज शी वाज वेरी वरीड कि शी कैन नॉट हैंडल द मेंस्ट्रुएशन ऑफ दैट यंग गर्ल। तो उसके साथ डिफरेंट ऑप्शन डिस्कस करने थे कि व्हाई यू वांट टू हैव हिस्टेरेक्टमी, देयर आर सम अदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस, और ये उसके बारे में डिस्कशन करनी थी।
ठीक है, और एज क्या थी उस गर्ल की? 14-15 ईयर थी मैडम। ठीक है, ठीक है। यंग। तो बताओ फिर क्या था, क्या किया? बेसिकली इसमें आपने सारी ऑप्शंस फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट टिल सर्जिकल लेकर जानी है, और उन सब ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट वांट्स, बिकॉज अल्टीमेट तो उसकी सर्जिकल ही है, बिकॉज शी इज अ केस ऑफ डाउन सिंड्रोम। उसमें आप हॉर्मोन्स भी इवन देना भी पेशेंट को इट्स नॉट इजी कि आप रोजाना के उसे दिए जाओ। सो उसमें देर आर डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ कोर्स। देखो, ऑफ कोर्स डायरेक्टली गोइंग फॉर सर्जरी increases the morbidity a lot, but again, once the surgery is done, it makes life much easier. 14 ईयर से लेके 50 साल की उम्र तक डेली की हार्मोनल मेडिसिन देना टू कॉज एमेनोरिया, बिकॉज देखो, जब मदर लेके आई है उसको, गर्ल को, तो इट मीन्स के आपने हल तो निकालना है। आप ये नहीं कह सकते फिर तो, अब वंस शी इज देयर, फिर एक साइकिल भी नहीं आना चाहिए। यू नो, इफ इट्स अ प्रॉब्लम फॉर हर, फॉर द मदर, तो शी इज हेयर एंड यू हैव टू सॉल्व हर प्रॉब्लम। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? उसको आपने एमेनोरिया करना। एमेनोरिया के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है। मेडिकल में ऑब्वियसली आप उसके प्रोज एंड कॉन्स बता के सारे हार्मोन, देखो आप कंबाइंड पिल्स में डाउन सिंड्रोम में मना नहीं है, इफ शी इज नॉट अ केस ऑफ कार्डियक डिजीज, क्लॉट्स का मसला नहीं है एक्सेट्रा, बट अगेन जब आप कंबाइंड ईस्ट्रोजन दे रहे हो उसको, तो क्या, तो आप उसको अगले कोई 30-40 ईयर्स तक तो नहीं दे सकते ना। ऑब्वियसली इसमें आपको कुछ तो करना पड़ेगा, बट देन अगेन अगर आप उसको प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हो, तो प्रोजेस्टेरॉन आप अगर उसे 3 टाइम्स या 2 टाइम्स डे वाली दे रहे हो, तो वो कब तक ले? उसके अलावा अगर आप मायरीना उसको कह रहे हो इंसर्जन के लिए, तो अगेन मायरीना इज नॉट कंफर्मेटरी दैट इट इज रियली गोइंग टू कॉज एमनोरिया। जी नबीला। मैम मैंने ये वाली अटेम्प्ट तो नहीं दी थी, लेकिन जिन लोगों ने अपीयर हुए थे उन्होंने डिस्कस किया था कि जो बच्ची थी वो शी वाज स्टडिंग इन 10th क्लास, मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस था। तो हम्म उस उस केस में हम डायरेक्ट हिस्टेरेक्टमी पे मेरा ख्याल हम ऑप्शन दे सकते हैं उसे, बिकॉज हो सकता है आगे वो शादी भी हो, उसके बच्चे भी हो, वो संभाल अगर पा रही है तो ये देखो, सिनेरियो जो बात ये है कि इंटेलेक्चुअल लेवल देखकर मदर लेके आई है ये मसला हल करने। डाउन सिंड्रोम मीन्स डाउन सिंड्रोम, शी इज नॉट हैविंग डाउन सिंड्रोम इफ हर इंटेलेक्ट इज फाइन, राइट? अगर वो 10th क्लास में पढ़ रही है पहले, तो फिर डायग्नोसिस, सेकेंडली हो सकता है वो स्पेशल स्कूल में। सो डाउन सिंड्रोम वी ऑल्सो नो कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल का क्या होता है, और सेकेंडली इट इज, और अगर एंड इट इज मदर ओनली हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ हर, क्योंकि इसीलिए तो वो लेके आई है और कोई नहीं है घर पे, और शी वांट्स दिस टू बी डन। इस सारी चीज में मेरा तो ये ख्याल है कि जो हॉर्मोन्स हैं, दैट्स अ टेम्पररी थिंग टू डू, राइट? उसके अंदर आप टेम्पररीली उसको रिलीफ दे सकते हो फॉर फ्यू इयर्स और सो, ठीक है, ओसीपी कंटिन्यूस आप उसको दे दो ताकि वो ना हो, बिकॉज माइरीना इटसेल्फ इज नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट, उसमें कंफर्मेटरी नहीं है। मेरा तो ये ख्याल है कि वंस अ मदर हैज टेकन अ डॉटर टू यू, तो फिर तो उसे एक साइकिल भी नहीं आना चाहिए, यू नो, फिर उसकी तकलीफ को ठीक होना चाहिए, और एक साइकिल भी ना आने का मतलब ये, या तो वो कंबाइंड पिल्स कंटिन्यूसली लेती रहे विदाउट ब्रेक, या वो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स कंटिन्यूसली लेती रहे विदाउट ब्रेक। बट अगेन उसके अंदर क्या साइड इफेक्ट्स है? हर मेडिसिन का जो रिलेटेड साइड इफेक्ट, नंबर वन, लॉन्ग टर्म साइड, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, सेकेंडली इसको लॉन्ग टर्म लेना, कंप्लायंस, राइट? ये सब चीजें, अगर तो वो प्रोजेक्ट, तो इफ शी इज लाइक 14 और शी इज 16 और समथिंग, और आपने अगले कोई 40 साल के लिए उसको देने हैं, तो यू कैन नॉट जस्ट कीप हर ऑन मेडिसिन। ठीक है, सो लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी की लास्ट रिजॉर्ट, फिर यू नीड टू डिस्कस प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग विद मदर। आप उसको बताओ कि ये इसके फायदे हैं, कंबाइंड पिल्स के ये फायदे हैं, अभी इस एज में तो हम दे देंगे, 5 साल ले लेगी, बट उसके अंदर कोएगुलेशन प्रोफाइल, लॉन्ग टर्म मेलिग्नेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा किस तरह फॉलोअप में रहना है। देन अगेन वो लॉन्ग टर्म तो नहीं चलेगा, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स में कंप्लायंस इज इंपॉर्टेंट, और फिर लॉन्ग टर्म उसके अगर कोई साइड, बिकॉज एट टाइम्स डाउन सिंड्रोम गर्ल में नॉट बी एबल टू टेल अबाउट नोजिया, may not be able to tell about so many things, जो कि मूड चेंजेस एटसेट्रा एटसेट्रा जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स कर रही होती है। सो वो सारा आपने उसे एक्सप्लेन करके, एंड देन हिस्टेरेक्टमी इज द लास्ट रिजॉर्ट। डिस्पाइट ऑल दिस, इफ उसके फायदे नुकसान, नुकसान ऑफ कोर्स मॉर्बिडिटी तो हर सर्जरी से रिलेटेड है, बट अगेन उसका फायदा कि अल्टीमेट ट्रीटमेंट हो जाएगी, वो सब आपने बताना है। जी रुखसार।
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मेरा सलाम। क्वेश्चन ये है कि डाउन सिंड्रोम 13 years ऑफ गर्ल अनमैरिड इन आवर सर्कमस्टांसेस, शी मस्ट बी वर्जिन, तो उसमें हम मैरिना का ऑप्शन देंगे उसको फॉर इवन फॉर अ टेम्पररी देखो टाइम बात ये है, बीइंग। व्हाई नॉट, शी इज केस ऑफ डाउन। देखो माइरीना तो आप उसमें भी ऑप्शन दे सकते हो, शी इज नॉट अ डाउन सिंड्रोम गर्ल। अगर कोई एचएमबी के आ रही है लड़की और किसी और मेडिसिन से वो ठीक नहीं हुई, तो सोशल इश्यूज एक तरफ, अब किसी का सब म्यूकोजल फाइब्रोइड है तो उसकी पहली ऑप्शन ओपन मायोमेक्टमी तो नहीं होगी ना, उसकी पहली ऑप्शन रिसेक्टोस्कोप से या हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी भी तो हो सकती है ना, तो आप उसे दोगे तो सही। एंड पेशेंट्स डू ऑप्ट फॉर इट, ठीक है। एब्डोमेन खोल के, यूट्रस की कैविटी खोल के फाइब्रोइड निकालने के बजाय हिस्ट्रोस्कोपिकली अगर निकाल लिया जाए तो वो ऑफ कोर्स बेहतर है, बेशक शी इज अनमैरिड। सिमिलरली इफ अ गर्ल इज देयर हु इज हैविंग एचएमबी फॉर सम रीजन, कोई उसको मेडिसिन नहीं सूट की, तो इट डजंट रियली मीन दैट बिकॉज शी इज अनमैरिड आप उससे डिस्कस तो करोगे, व्हाट इफ शी अलाउज यू टू डू दैट ट्रीटमेंट इंस्टेड, कि आप उसको इसी तरह ही रहने दो, राइट। हाँ, अब अगेन डाउन सिंड्रोम में एमेनोरिया के लिए मैरिना यूज नहीं होती, ठीक है ना। जी नबीला। मैम एक मैंने ये पूछना था कि आप जब मदर को सारे एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि आप संभाल नहीं पा रही, पीरियड्स हो रहे हैं बच्ची को और वो सारा, तो क्या सेक्सुअल असॉल्ट वाला मतलब बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन वो किन लफ्जों में हम माँ को बताएंगे कि फ्यूचर में बिकॉज शी इज मेंटली रिटार्डेड इस तरह का कुछ ना हो, वो वाली चीज हमने उसको बतानी है। ऑफ देखो कोर्स इस केस में when a mother has brought this Down syndrome daughter to you for amenorrhea, इस केस के अंदर there is no point in talking about sexual assault or anything else. Stay focused. आप उसका मसला हल करो और उसे घर भेजो, ठीक है। She is here that her daughter should be amenorrhea, right? What are the choices? Medical versus surgical. Surgical is of course better इसके अंदर, because medical आप long term hormonal, एमेनोरिया किसी और तरीके से नहीं हो सकता सिवाय हार्मोनल मेडिसिन के। इफ शी इज 14 16 और इवन 20 और अगले कोई आपने 20 30 सालों के लिए उसको मेडिसिन पे तो नहीं रख दोगे ना, तो लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी इज द बेटर ऑप्शन, बट प्रिस्क्राइबिंग द मॉर्बिडिटी, प्रोज एंड कॉन्स बता के, इफ शी इज नॉट विलिंग फॉर द सर्जरीज डायरेक्टली, फिर आप उसको बाकी ऑप्शन बता दोगे। लेकिन अगेन वो लॉन्ग टर्म फिर ब्रेक्स के साथ होगा, फिर उसमें परमानेंट एमेनोरिया के बजाय बीच में साइकिल्स का भी होगा उस आपको। जी एक एक करके, अस्मा का क्वेश्चन फिर यास्मीन का। जी अस्मा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, ये जो आया था स्टेशन, इसमें मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि मैडम वाज आस्किंग कि आप मदर की काउंसलिंग क्यों कर रही हैं, आप पेशेंट की काउंसलिंग क्यों नहीं कर रही। वो पढ़ रही है 10th दैट्स अ क्लास। पॉइंट, लेकिन देखो ये तो इंटरनेशनली भी, इंग्लैंड वगैरह के लॉ में भी है कि अगर डाउन सिंड्रोम है तो उसके अंदर मदर, ऑब्वियसली इफ द पेशेंट हरसेल्फ इज नॉट एबल टू गिव कंसेंट, तो उसका नेक्स्ट ऑफ किन मदर ही, राइट। तो वो तो ऑब्वियसली हाउ, व्हाट्स द पॉइंट इन डूइंग काउंसलिंग ऑफ अ डाउन सिंड्रोम गर्ल हु डजंट इवन नो, या हु डजंट इवन नो हाउ टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। सो सेकेंडली दिस टाइप ऑफ स्टेशन, इसके अंदर दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक, ठीक है, इट्स यू हैव टू बी एम्पैथेटिक। बहुत ज्यादा आई हैव सीन, मैंने जिंदगी में रियलिटी में, यू कैन नॉट इमेजिन, मैंने ऐसी मदर भी देखी है जिसकी 3 डॉटर्स एनोमलस थी, और तीनों व्हेन रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब शी केम टू मी कि हमारे घर में क्या मसला पड़ जाता है, एंड वन बाय वन शी वांटेड हिस्टेरेक्टमी। आप मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि आप बात किससे कर रहे हो, यू नो इट्स अ मदर वाज कम फॉर, जो बेचारी, मतलब यू नो दैट्स, ये आप सोच भी नहीं सकते हो कि एनोमलस के का टू डील विद द मेंस्ट्रुएशन ऑफ एन एनोमलस गर्ल एट होम इज हेल फॉर मदर, राइट। सो अगर आप असल में ऐसे मदर से मिलो तो आप लोगों की तो अप्रोच ही बदल जाए स्टेशन पे। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी सेंसिटिव स्टेशन, आई हैव टू से। इसके अंदर तो इस किस्म का मजाक ही नहीं है कि आप एनोमलस गर्ल की काउंसलिंग क्यों नहीं कर रहे, राइट। इट इज नॉट, आपने उस मदर इज देयर टू गेट ट्रीटमेंट फॉर हर सेल्फ, बिकॉज इट्स हेल्प फॉर हर टू डील विद ऑल दिस एट होम। ऑब्वियसली शी वुड नॉट लाइक कि उसकी डायरेक्ट मेजर सर्जरी जाए, बिकॉज, और ये जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं ये कुछ ज्यादा ही स्पेशल होते हैं मदर्स के लिए, ये क्या मतलब वाकई में वो इनके बहुत करीब होते हैं,
उनकी इनको इस मसले में सर्जरी में डालना इज नॉट एन इजी डिसीजन फॉर देम ऑल्सो, बट वो इतने हेल में से, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसी मदर से मिली हूँ, मतलब अभी भी मेरे ना अभी ये बात करते हुए भी आप इमेजिन नहीं कर सकते, हुज 3 daughters वर एनॉर्मलस, किसी को क्या किसी को क्या किसी को क्या। और उसने मुझे मतलब एंड शी वांटेड टू, और वो तीनों वन आफ्टर द अदर थी, और वो जब उसने मुझे आकर बताया उस वक्त, तो लाइक मेरी तबीयत खराब हो गई सुन के कि मतलब उस बेचारी का पूरा महीना ही कैसे गुजरता है घर में, राइट। सो इट इज, तो यू हैव टू ट्रीट मदर हेयर। यहाँ मदर लेके आई है बच्ची को नहीं पता व्हाट्स गोइंग ऑन, शी इज नॉट नॉर्मल, she has no ability to give any type of consent or understand what's going on। इवन फिर आपने मदर को सिर्फ सर्जिकल मॉर्बिडिटी नहीं, फिर पोस्ट ऑप केयर बतानी है। इस तरह के बच्चों में पोस्ट ऑपरेटिव उनको संभालना इज नॉट इजी, दे स्टे इन आईसीयू फॉर अ लॉन्गर टाइम, वी हैव टू कीप देम सेडेटेड, क्योंकि बेचारे तो अपनी पेन भी नहीं बता सकते। दे गेट सो एग्रेसिव पोस्ट ऑपरेटिवली क्योंकि उनको पेन हो, एंड दे कैन नॉट टेल एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन विद देम। तो यू हैव टू कीप देम सेडेटेड फॉर मोर देन लाइक, एक बंदे को अगर आप 2-3 घंटे का एनाल्जेसिया दोगे तो इनको 2-3 दिनों का एनाल्जेसिया बना देना पड़ता है। तो दीज आर वेरी वेरी, ये बहुत सेंसिटिव स्टेशन है, और इसमें जब तक आपकी अप्रोच, इट्स नॉट ओनली दैट यू जस्ट सिट देयर एंड स्टार्ट टॉकिंग, बिकॉज जब आप रियलिटी में इमेजिन करते हो ना इस तरह का पेशेंट, तो ये सिर्फ ये काउंसलिंग, जिस तरह हमारी एक बैड न्यूज, ब्रेकिंग बैड न्यूज की काउंसलिंग और वो सब होती है, तो मुझे तो ये स्टेशन इतना अच्छा लगा है कि उन्होंने दे ब्रॉट अप द स्टेशन, बिकॉज इट इज, you really encounter such type of patients, and it here डाउन सिंड्रोम गर्ल इज नॉट योर पेशेंट, हेयर मदर इज योर पेशेंट, ओके। मैडम ऐसा हुआ इसीलिए था। तो मैं कह रही हूँ उस मदर के लिए अब उसके डाउन सिंड्रोम डॉटर को एक साइकिल भी नहीं आना चाहिए, बिकॉज वंस मदर इज हियर टू गेट हर प्रॉब्लम सॉल्व, तो फिर आप उसकी फिर तो गलत है कि आप उसको दोबारा उसी चक्कर में लगा रहे हो। ठीक है जी असना। जी मैडम, वो जो है ना, कुछ सिनेरियो इस तरह का था कि मैडम वाज लाइक सेइंग कि आप जो है वो, आप उनकी काउंसलिंग क्यों कर रही हैं मदर की, जाहिर है जबकि देखो स्टेशन ऐसा चल रहा होगा, बात सीधी सी है, एग्जाम इज ऑल अबाउट, समझ गई। it's not just about your theory, this type of station is not about theory, it's more about your approach towards the patient। अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली 4 साल की ट्रेनिंग में ये बड़ा एक सेंसिटिव सा स्टेशन है। ये स्टेशन मोस्टली आता है जब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हो, या जब आप कंसल्टेंट प्रॉपर बन के, और फिर उसके बाद इस तरह। लेकिन इट्स मोर अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, योर अप्रोच, एंड यू शुड नो एग्जैक्टली कि आप ट्रीट किसको कर रहे हो। ऑफ कोर्स यू आर नॉट ट्रीटिंग द गर्ल, यू आर ट्रीटिंग द मदर। उस मदर का मसला है कि उससे वो बच्ची नहीं संभाली जा रही, ठीक है, एंड नाउ शी हैज कम टू यू कि मैडम अब मेरा ये मसला घर में सॉल्व करिए, और उसका सोल्यूशन क्या है। भाई बच्ची को क्या पता है मेनोरिया क्या होता है, बच्ची को तो मेंस्ट्रुएशन का ही नहीं पता, राइट जी अस्मा। मैडम लेकिन वो आगे से फिर ये कह रही थी कि वो इतना मतलब कि क्लास तक पहुंच गई है आवाज बच्ची। नहीं आ रही है आपकी क्या। मैडम वो कह रही थी कि इसका आईक्यू लेवल तो आपने चेक नहीं किया, यू हैव टू चेक द आईक्यू लेवल। अगर वो आपकी बात समझ पा रही है तो व्हाई आर यू जंपिंग ऑन टू डायरेक्ट हिस्टेक्टमी और देखो काउंसलिंग। बात ये है, यस ठीक है, व्हेन द पेशेंट एंड द गर्ल इज देयर, तो इट्स नॉट अबाउट चेकिंग हर आईक्यू लेवल। आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग गया उसका आईक्यू लेवल, आप उससे बात तो जरूर करते हो। देखो जब डाउन सिंड्रोम का गर्ल आपके क्लिनिक पे आती है, राइट, आइदर एज अ पेशेंट और इवन एन अटेंडेंट, अगर उसकी बहन आपकी पेशेंट है लेकिन एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा आता है, आप उससे डेफिनेटली बात करते हो, आप उसे प्यार करते हो, आइदर यू गिव सम चॉकलेट और एनीथिंग, वो एक नेचुरल सी बात है, इट्स अ स्पेशल पर्सन हैज कम टू योर क्लिनिक। मतलब आप अपने पहले उसको यू मेक, ऑब्वियसली उससे आपको अंदाजा हो जाता है उसके इंटेलेक्ट का, राइट। और सेकेंडली ये कि मतलब एंड द डायग्नोसिस इज गिवन देयर, आप उससे सिर्फ थोड़ा सा, अगर तो वहां पे उन्होंने रोल प्लेयर बनाया हुआ था तो डेफिनेटली फिर तो आप उससे करके हेलो हाय करके वहीं पता चल जाएगा, इवन उनके शक्लों से पता चल जाता है, उनके चलने के स्टाइल से, बैठने से पता चल जाता है कि उनका आईक्यू लेवल क्या है, राइट। तो ये बात है अच्छी, लेकिन अगेन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उससे आगे स्टेशन को आप बात ही ना करो। मैम किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि हम ये भी तो एग्जामिनर को जस्टिफाई कर सकते हैं ना कि अगर गर्ल मतलब इंटेलेक्चुअल होती, वो अपना ख्याल पीरियड्स में हाउ रख कैन अ सकती। डाउन सिंड्रोम गर्ल बी इंटेलेक्चुअल, जस्ट लेट मी नो। बेशक वो, देखो डाउन सिंड्रोम हमें पता है वो कितने साल पीछे होता है, 14-15-16 साल का बच्चे का इंटेलेक्ट
डाउन सिंड्रोम तो है ही है। डाउन सही है। सिंड्रोम इज नॉट हैविंग नॉर्मल आईक्यू। डाउन सिंड्रोम तो है ही ये कि वो 4 साल का उसका आईक्यू है अगर वो 20 साल की, राइट। सो ये हमें पता है कि मतलब इट्स नॉट अ मोटर डिसफंक्शन, इट्स नॉट सीपी और इट्स नथिंग लाइक दैट जिसमें हमने आईक्यू चेक करना है। इट्स डाउन सिंड्रोम, डायग्नोसिस दिया हुआ है जी मैम। और मैम पूरा इस सिनेरियो ही दिया हुआ है कि मदर हैज obviously why would mother has come up with the daughter who is a diagnosed case of Down syndrome। तो हम्म, उसके बाद आप क्या इंटेलेक्ट की बातें करके अपना टाइम वेस्ट करोगे? आप जी सिर्फ मैम। हेलो हाय करके आपको अंदाजा हो गया इंटेलेक्ट का। और बल्कि आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट मदर जो मैं आपको बता रही हूँ कि 3 अनफॉर्चुनेटली कंसेक्यूटिव डॉटर्स वर लाइक दिस। और मैंने तो इवन वो तस्वीरें ही सिर्फ देखी बच्चों की, और मैं सर्जरी वाले दिन मिली उनसे, राइट। सो बिकॉज ब्रिंगिंग ऑल द डॉटर एट टाइम्स इट्स नॉट, ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, आपको इनको बहुत ज्यादा तरीके से लेके चलना होता है। ठीक है। और हाँ जी मरियम। मैडम मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई कि जस्ट फॉर इंड्यूसिंग एमोनोरिया वी कैन नॉट पुट माइना इन दिस केस। मायरीना डजंट कॉज एमेनोरिया फॉर श्योर, 100% एमेनोरिया नहीं है मायरीना के साथ। मायरीना इज नॉट यूज्ड टू कॉज एमेनोरिया, मायरीना इज टू ट्रीट HMB, राइट। आप मायरीना रख के हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते उसके अंदर। जी, और मैडम अगर किसी वजह से मायरीना रखने की नौबत पड़े तो इस तरह अनमैरिड में फिर मायरीना हम रख सकेंगे? वो तो फिर मतलब अगर फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम है और मायरीना रखनी है HMB या किसी वजह से, तो फिर आप उसको अंडर GA रखोगे। अनमैरिड को भी मैडम? अनमैरिड में आप पहले हिस्ट्रोस्कोपी करते हो ताकि देखें अंदर क्या वो है, और फिर आप बिल्कुल आप उसको, अगर पेशेंट इज विलिंग फॉर मायरीना तो फिर आप उसे मायरीना रख दो सर। मैम एक और स्टेशन था, यूवी प्रोलैप्स के 3 सिनेरियो थे उसमें, मतलब ठीक है। उनको जो है ट्रीट करना था। तो मेरा हम्म क्वेश्चन ये है कि उन तीनों क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर डिस्कशन में हम किस लेवल की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन बोले या मैनेजमेंट किस लेवल की बोले, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट है और 3-3 मिनट में हमें एक एक सिनेरियो को कैटेगराइज करना है। एक ही स्टेशन में 3 सिनेरियोस थे, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जी जी मैम, 3 सिनेरियो थे, स्ट्रक्चर डिस्कशन थी बहुत एग्जामिनर अच्छा के है, साथ। तो बड़ा मजा यार। स्टेशन तो आप लोग जो बताते हो ना वो बड़े जबरदस्त हैं वैसे, आई लाइक इट, क्योंकि आई थिंक इसमें जबरदस्त असेसमेंट हो जाती है। तो हाँ बिल्कुल, नहीं देखो मैम, बात ये यूवी है कि मैं प्रोलैप्स शुरू के से थे, ये कहती हूँ, अब तो खैर 2 2 यूवी वीक्स रह गए, आई एम प्रोलैप्स श्योर थे, आप लोगों ने तैयारी काफी प्रोलैप्स। करनी होगी। मैं यही हमेशा कहती हूँ कि आपके हर टॉपिक की तैयारी इस तरह से हो कि आपके फिंगर टिप्स पे यू शुड नो एग्जैक्टली कि आपने जो है हिस्ट्री में फिंगर टिप्स पे हो कि एग्जैक्टली क्या बात करनी है। अब 3 डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, एक यंग गर्ल के अंदर हो और एक पोस्ट मेनोपॉजल में हो और एक और कोई लॉन्गेटेड सर्विक्स हो फॉर एग्जांपल, ये 3 डिफरेंट बन गए। या एक हो जिसमें अभी फैमिली कंप्लीट करनी हो। बेसिकली हिस्ट्री मोर और लेस तो सेम होगी, एक्सेप्ट के हर एक में आपने हिस्ट्री में क्विकली कॉज पे पहुंचना है और उसके एग्जैक्ट सिम्टम पे पहुंचना है, क्योंकि ये दो वो चीजें हैं जो आपने ट्रीटमेंट में नजर में रखनी है। सेकेंडली आपने एग्जामिनेशन के अंदर ऑफ कोर्स कि कौन सा डिग्री का प्रोलैप्स है, इज इट रिलेटेड विद स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और एनी अदर टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस, या वो सारा कुछ, या पहले कोई ट्रीटमेंट ले चुकी है या नहीं। और उसके बाद आपने एग्जामिनेशन के अंदर, तो मैं आपको बता चुकी, एग्जामिनेशन मोरलेस सबका सेम ही होगा। और फिर मैंने बेसिकली तो मैनेजमेंट की बात आ जाती है। और ये कि आपने इन्वेस्टिगेशन वही सारी होती है, आपको थोड़ा सा पता हो कि यूपी किस में मांगना है, थोड़ा सा ये पता हो कि यूरोडायनामिक किस में मांगने हैं और किस में नहीं। और उसके बाद आपने मैनेजमेंट बेसिकली इन 3 डिफरेंट सिनेरियोज की, ऑफ कोर्स इफ शी इज अनमैरिड, प्रोलैप्स है तो कैसे मैनेज करना है, अगर उसने फैमिली कंप्लीट करनी है तो कैसे मैनेज करना है, फिर इफ शी इज नॉट वेरी यंग या मेनोपॉजल है तो कैसे मैनेज करना है, तो ऑफ कोर्स ठीक है ना। तो ये बिल्कुल 10 मिनट में हो सकता है। थैंक यू मैम। इसमें सिर्फ आपने फोकस्ड रहना है। वेलकम जी मैम बस रुखसार। ये आइडिया आपने दिया अच्छा कि पहले हम सिम्टम्स पूछेंगे, रिस्क फैक्टर एक्सक्लूड करेंगे उसके एग्जाम, आपने जो कि कॉज पे हमारी पहुंचना मैनेजमेंट जरूरी हो। है और आपने एग्जैक्ट सिम्टम पे पहुंचना जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि आप ट्रीट क्या कर रहे हो। और दूसरा ये कि कहीं वो चीज कंसिडरिंग द कॉज कि वो रिकर ही ना हो जाए, राइट। हेलो मैम। और अभी तक उसने पैसरी रखी थी या नहीं रखी थी, अब तक क्या ट्रीटमेंट लिया, ताकि उससे आगे की ट्रीटमेंट करें। हेलो मैम। जी रुखसार।
मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि जो इशू होगा हम उसको मेन एड्रेस करेंगे कि इफ डाउन सिंड्रोम कैम विद एचएमबी देन वी कैन कंसिडर, लेकिन अगर उसका पर्पस ही फॉर अचीविंग एमिनोरिया है देन हम ऑप्शन में ये इस पे बात कर सकते हैं, इसको जस्ट ओमिट ही करना है मैरिना को? क्या कह रहे हो? मुझे नहीं क्वेश्चन समझ आया। डाउन सिंड्रोम का केस डिस्कस कर जी रहे जी हो आप? मैम, डाउन सिंड्रोम इज स्पेशली कैम फॉर एमिनोरिया, तो एमिनोरिया में हमें मैरिना के ऑप्शन को बिल्कुल ओमिट करना है नहीं, या इसको थोड़ा टच करना है? मायरीना की ऑप्शन देखो, मायरीना इज हिट एंड ट्रायल, पहले 6 महीने उससे स्पॉटिंग तो होगी ना, मदर इज देयर के उसको हो ही ना, ठीक जी है। मैम। और इस वजह से शी वांट्स के इसका ट्रीटमेंट हो जाए। तो मायरीना इज, अब 6 महीने बाद भी अगर उसके नहीं हुए खत्म, तो फिर आप मायरीना निकाल रहे हो, उसे कितने प्रोसीजर से गुजारोगे बच्ची को? ठीक है, एंड ऑलरेडी शी इज डाउन सिंड्रोम में एनेस्थीसिया देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्योरली डाउन सिंड्रोम के साथ और बड़ा कुछ होता है। किसी को हार्ट का मसला होता है, किसी को पता नहीं ऑस्टियोपोरोसिस होता है, किसी का कुछ उसमें पोजीशन बनाना पेशेंट की, वो थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दे आर नॉट, ठीक है। तो वो कुछ भी चीज उसमें नॉर्मल नहीं हो रही होती, उसमें मेडिसिन अलग तरीके से, वो एनेस्थीसिया वालों के लिए अलग प्रॉब्लम, फिर आपको मेडिसिन वाले, साइकाइट्री वाले बड़े लोग इन्वॉल्व करने पड़ते हैं जब आप ऐसा पेशेंट डील करते हो, राइट। तो उसको हिट एंड ट्रायल नहीं आप कर सकते, यू नीड टू, आप उसे डिस्कस करोगे कि पहली ऑप्शन सर्जरी है बिकॉज दैट्स एन अल्टीमेट, बट इसके प्रोज एंड कॉन्स यही। फायदा ये है कि आप अल्टीमेटली सारी जिंदगी के लिए आसानी हो जाएगी विदाउट साइड इफेक्ट्स विच आर रिलेटेड विद द मेडिसिन। However, मुश्किल क्या है? The surgery itself, considering the morbidity, and she's a young girl going through hysterectomy. Obviously, एक patient जिसकी normal deliveries हुई हो या जिसका थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट, बट इस तरह का पेशेंट जिसके, बट अगेन एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। लेप्रोस्कोपिकली इट कैन बी डन वेरी इजीली। सो नंबर वन ये, नंबर टू ये कि पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट अगेन इफ यू गॉट अ गुड एनेस्थीसिया टीम एंड द पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज गुड, तो वो शुरू का हफ्ता और वो सारा भी गुजारा जा सकता है, बट ये लाइफ टाइम आसानी हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन, इफ शी डजंट वांट टू टेक दैट बिग रिस्क कि वो सर्जरी में से गुजारे और वो सारा कुछ, तो फिर सेकेंड ऑप्शन इज द मेडिकल ट्रीटमेंट्स, कंटिन्यूस कंबाइंड पिल्स आफ्टर रूलिंग आउट हार्ट, हाइपरटेंशन, क्लॉटिंग, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सी एटसेट्रा एटसेट्रा। कंटिन्यूस कंबाइंड पिल्स, बट अगेन वो लॉन्ग टर्म कब तक, उसमें बीच बीच में आपको मेंस्ट्रुएशन भी करानी पड़ेगी, ब्रेक्स देने पड़ेंगे। इट्स नॉट लाइक आप 50 साल या 40 साल के लिए उसे कंटिन्यूस पिल्स पे लगा दो। Then the other option is primarily progesterone only pills, but again अब ये जितनी भी pills हैं उसके साइड इफेक्ट्स बता के, तो अब obviously these people, the Down syndrome people, cannot actually tell you exactly the side effects which are happening with them because of the medicines. तो वो हो सकता है unnecessarily आप उससे और तकलीफ में डालो, बट लॉन्ग टर्म आप दे नहीं सक रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इस वजह से जी जुबिया। मैडम मेरा क्वेश्चन है कि जी अगर जो ऐसी पेशेंट की मदर है वो आते ही स्ट्रेट अवे आपको कह रही है कि जी मुझे सर्जरी ही करवानी है अपनी बेटी की, मुझे हिस्टेरेक्टमी ही करवानी है, तो फिर भी आप उसे बाकी सारे ऑप्शंस दे के हिस्टेरेक्टमी की तरफ लाएंगे या आप सिर्फ कह बेहतर देंगे ऑप्शन कि तो है ही हिस्टेरेक्टमी, ठीक है ना। तो लेकिन अगर मदर डायरेक्टली, जो कि नॉर्मली आते ही इस तरह से हैं कि डायरेक्टली हिस्टेरेक्टमी के लिए, तो आप उसे पहले फायदे नुकसान बताओ हिस्टेरेक्टमी के। सिर्फ फायदे तो नहीं है, अल्लाह ना करे, मॉर्बिडिटी इज अटैच्ड विद हिस्टेरेक्टमी आल्सो मैडम ड्यूरिंग लेकिन सर्जरी फिर एज एक वेल, पेशेंट को हम भी एटसेट्रा इतना एटसेट्रा। लंबा कैसे 10 मिनट्स तक कैसे लेके चलेंगे कि मैं उसको मुश्किल सब तो चीज। नहीं है, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। ये तो बड़ा फोकस्ड स्टेशन है, इसमें तो इससे बड़े, इससे तो जब वो तीन जो सिनेरियोस प्रोलैप्स वाले हैं वो इससे बड़ा स्टेशन है। इवन एक फाइब्रॉइड का केस आ जाए वो बड़ा स्टेशन है, ये तो बहुत फोकस्ड स्टेशन है। इसमें तो आपकी नॉलेज अबाउट हिस्टेरेक्टमी, मोड आपने कौन सा यूज करना है सर्जरी का, और आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हिस्टेरेक्टमी भी होनी है। और इफ पेशेंट वांट्स के, चलो इफ नॉट डायरेक्टली, उसके बाद इफ शी वांट्स के और भी क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट पे भी बात करनी आनी चाहिए। तो ये तो इतना डिफरेंट, इसमें तो सारी है ही बात उसकी कि आपकी अप्रोच क्या है, और आप ने बेसिकली मदर का मसला हल करना है। ये मसला मदर का है, ऑब्वियसली गर्ल का नहीं है। और उसको आपने पक्का हल करना है। इट्स नॉट लाइक अबाउट हिट एंड ट्रायल और एनीथिंग, ठीक है जी। और कोई? ठीक है। सो आई होप कि थोड़ा सा वो हो गया मसला हल। जी रुखसार ने कुछ कहना है?
अच्छा, और कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन? Thank you, ma'am. वेलकम। ठीक है, सो आज हमने कुछ आपके क्वेरीज तो की है, और कोई आई होप क्वेश्चन किसी हेलो ने कुछ लिखा अगर है छोटे मोटे बॉक्स और में? एग्जामिनेशन में हर क्लास में थोड़ा सा कर लेंगे जी। मैम, मुझे ये पूछना था आपसे कि अगर एग्जाम में एक पेशेंट आएगी HMB की, तो उसमें हम पूरी पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे या हम ओमिट करेंगे अगर माइल्ड भी ब्लीडिंग हो उसको परवजाइनली? नहीं, अगर तो देखो ये गायनी का केस है, HMB की उसकी कंप्लेंट है, आपने हिस्ट्री भी लेनी है, आपने HMB को पहले तो डिफाइन करना है कि HMB है भी कि नहीं, फिर उसके मैम, बाद आपने उसकी कॉज देखनी है। एग्जामिनेशन में आपने बिल्कुल उसका पेल्विक एग्जामिनेशन भी करना है, अगर उसको ब्लीडिंग है तो आप कह सकते हो कि मैं ब्लीडिंग में नहीं करती, मतलब बट अगेन अगर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन उसको है, तो ऑब्वियसली व्हाई वुड यू, मतलब फिर आपको क्या जरूरत है, अब उसमें आप एप्समेर भी नहीं करोगे ये वो। लेकिन अगर वो पुरानी HMB चल रही है एंड शी इज हैविंग ब्लीडिंग जो किसी तरीके से भी सेटल नहीं हो रही, तो स्पेकुलम भी आप कर लो उसका बायोमैनुअल, क्योंकि बायोमैनुअल के बगैर तो एग्जाम आगे चलेगा ही नहीं ना। ठीक है मैम, सही है। इन दैट सिनेरियो हम कर सकते हैं एक तो अगर। होता है कि पीरियड्स में वो आई है, तो फिर इट्स बेटर टू एग्जामिन आफ्टर पीरियड्स। अगर ये लॉन्ग टर्म HMB चल रही है एंड स्पॉटिंग इज देयर, तो उसमें आप स्पेकुलम भी करोगे और फिर उसके बाद आप बायोमैनुअल भी। और इवन कई दफा एग्जाम में हैवी ब्लीडिंग वाली आ जाती है, जिसकी किसी सूरत ब्लीडिंग सेटल हो रही होती है, तो उसमें आप एग्जामिनर को कह सकते हो कि प्रेफरेबली शुड बी डन आफ्टर द हैवी ब्लीडिंग इज सेटल्ड, या एटलीस्ट स्पॉटिंग में कन्वर्ट हो जाए, बट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए देयर इज नो हार्म कि आप उस वक्त स्पेकुलम भी कर लो और बायोमैनुअल भी कर लो। उसकी वजह ये है कि उससे आपका डायग्नोसिस बनेगा, उससे आपकी आगे कई दफा की के ऊपर स्पेकुलम के नंबर होते हैं, और फिर अगेन स्पेकुलम और पैप्समेयर पे फिर अगर ब्लीडिंग में क्या कर लिया, तो फिर ये कह सकते हैं कि पैप्समेयर पे आप अगर सेलाइन डालो एंड देन द ब्लड गोज अवे, और फिर आपको एटलीस्ट मेलिग्नेंट सेल्स मिल जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी जस्टिफिकेशन है। या यही कह दो कि एग्जामिनेशन पर्पस के लिए मैंने किया, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तो। लेकिन एग्जाम ऑब्वियसली नॉर्मली तो वी डोंट डू इट, बट एग्जाम में आप कर सकते हो फिर। ठीक है। मैम बस लास्ट क्वेश्चन मैम, ये जो आपने स्टेरोस्कोपिक मारीना वाली बात की थी, अगर रखनी भी पड़ जाए, पेशेंट ऑप्ट कर जाती है फॉर मारीना, तो डाउन सिंड्रोम में हिस्टेरोस्कोपी करके फिर रखेंगे हाँ, स्टेरोस्कोपी? नहीं अगर तो एमेनोरिया के लिए आप रख रहे हो, फिर हिस्ट्रोस्कोपी की क्या जरूरत है? अगर आप HMB के लिए रख रहे हो, हिस्ट्रोस्कोपी तो आप डायग्नोसिस के लिए करोगे ना, कि अंदर कोई पॉलिप या कोई और चीज तो नहीं है। खाली अगर आप एमेनोरिया तो खैर करेगी नहीं मायरीना, बट वैसे मैं बता रही हूँ मायरीना आप रखोगे एज मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ HMB, तो फिर आप हिस्ट्रोस्कोपी इज अ पार्ट ऑफ डायग्नोसिस। हो सकता है अंदर कोई पॉलिप हो। राइट। राइट, ठीक है। चलो गुड। अब जो Shanti बाकी अगर ma'am. कोई छोटे मोटे रह भी गए एग्जामिनेशन, वी कैन, हम अगले क्लास में केस से पहले क्विकली वो कर लेंगे, और फिर बाकी जी लास्ट क्वेश्चन। मैम, मैम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में मैम कंप्लीट करना है या कुछ हम स्किप कर सकते नहीं, हैं, जैसे अगर देखो मेरी ओके। बात सुनो। अब ये जो सारा एग्जाम है ना 10 मिनट्स वाला, इट इज ऑल अबाउट स्टेइंग फोकस्ड। फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो आपको पता हो कि जनरल फिजिकल में क्या इंपॉर्टेंट है, पल्स, BP, एडीमा, JVP, रिफ्लेक्सेस, राइट, यही इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट टॉकिंग अबाउट जॉन्डस एंड टॉकिंग अबाउट द ओरल हेल्थ, और वो थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप मिस कर जाओगे डीमा को या रिफ्लेक्सेस को, हाइपरटेंशन इज रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज, तो JVP पे भी जिक्र कर देने का हर्ज नहीं है। इस तरह से अगर आपको अनीमिया आ जाता है, तो यू शुड नो एग्जैक्टली कि आपने पैलर की बात करनी है, कोइलोनिकिया की बात करनी है, पल्स इज इम्पोर्टेंट, इसमें भी JVP इज इम्पोर्टेंट, और इसमें फिर आईज और ओरल आप अनीमिया की बात कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ बातें हैं कि यू हैव टू स्टे फोकस्ड इन जनरल फिजिकल ऑल्सो। ये नहीं कि मतलब ताकि आप उसका जनरल फिजिकल फिर लोकल, फिर आपने काफी कुछ बोलना है उसके अंदर ना। सुंदर जी लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये जैसे डमी के ऊपर आप बता रहे हैं कि ये पॉप्यू और ये प्रोलैप्स वाला आ सकता है मैडम, तो उसमें पता नहीं साथ में शायद रोल आ जाए, प्लेयर भी पता नहीं होगा? डमी कैसी है जी। सुंदर, हाँ हाँ तो जी। उसमें मैम रोल प्लेयर से हिस्ट्री लेके फिर डमी पे एग्जामिनेशन करना होगा? हो सकता है क्या, नहीं जो डमी वाले स्टेशन मोस्टली होते हैं ना, उसमें रोल प्लेयर नहीं होता, उसके अंदर एग्जामिनर खुद ही आपको सिनेरियो बता देते हैं, राइट। तो उसके अंदर जरूरी नहीं होता कि रोल प्लेयर बैठा हो और वो सारा कुछ, उसके अंदर सिनेरियो होता है, आप एग्जामिनेशन और उससे आगे की बात होती है। तो तो जिसमें डमी हो, उसके अंदर द स्टेशन इज मोर अबाउट डमी, नॉट अबाउट द रोल प्लेयर। ठीक है, उसमें आपका कम्युनिकेशन विद द रोल, आई डोंट थिंक, आई नेवर सीन, आई डोंट थिंक कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि रोल प्लेयर और डमी और हर चीज साथ हो।
रोल प्लेयर के अलग स्टेशन ही होते हैं, फिर वो पूरा रोल प्लेयर से कम्युनिकेशन का स्टेशन होता है। सो मोस्टली एग्जामिनर आपको बता के और फिर आप उसके ऊपर स्टार्ट करते हो। ठीक है, चलो गुड, थैंक यू मैम। वेलकम। Thank you, ma'am. Then recording, stop the recording the cloud.